ओके, अब हम लोग देखेंगे कोशिका के जो केंद्रक होता है उसके विभिन्न भागों के बारे में। नाम अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा। तो सबसे पहले आता है केंद्रक कला। केंद्रक कला किसको बोलते हैं? ये केंद्रक झिल्ली को ही बोला जाता है। दोनों नाम लिखे आ सकते हैं। अब केंद्रक झिल्ली जो होती है वो दोहरी झिल्ली युक्त होती है। अगर आप देख रहे हो तो ये बाहरी है और ये अंदर की ओर है, ठीक है। बाहरी वाली बाह्य और आंतरिक जो है वो अंदर वाली झिल्ली कहलाती है। बाह्य झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। और आंतरिक जो है फाइब्रस लेमिना की, यानी तंतुमय जो पटलिकाएं होती हैं उनकी बनी हुई होती है, ठीक है। और बाहर वाली जो झिल्ली होती है उससे क्या चिपके रहते हैं बेटा? राइबोसोम्स जो होते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, वो चिपके हुए रहते हैं। फिर आता है इस झिल्ली के बीच में यहाँ पर अष्टभुजाकार ये जो छिद्र है वो पाए जाते हैं। किस आकार के होते हैं? अष्टभुजाकार या अष्टभुजीय। ये जो छिद्र होते हैं इनका काम क्या होता है? भाई केंद्रक है, ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो यहाँ बाहर इसकी क्या है? कोशिका द्रव्य। और यहाँ पर ये अंदर जो द्रव्य है वो द्रव्य कहलाएगा केंद्रक द्रव्य। समझ में आ गया? और साथ में दोनों को बोला जाएगा जीव द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य जो बाहर है और केंद्र के अंदर है वो द्रव्य क्या कहलाएगा? केंद्रक द्रव्य। और साथ में क्या बोला जाएगा? जीव द्रव्य। समझ आया? तो अब देखो जो ये छिद्र जो है वो किसके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करेंगे? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर है केंद्रकीय छिद्र से राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कोशिका द्रव्य में लाना। केंद्रक से कौन सा प्रोटीन स्थानांतरित किया जाता है कोशिका द्रव्य को? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन आरएनएपी को ट्रांसफर किया जाता है। ये कोशिका से आरएनपी यानी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन को किसको दिया जाता है? बाहर उपस्थित कोशिका द्रव्य को दिया जाता है। तो ये इन छिद्रों का काम है। समझ में आया? फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है पूरा, अगर झिल्ली के अंदर हम जाते हैं तो लिक्विड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं केंद्रीय द्रव्य या फिर केरियोलिम्फ कहते हैं। ध्यान रखना, अर्ध ठोस होता है, मतलब जो जेल होता है ना, जेल जेल कैसी होती है ना? तो ठोस होती है ना, एकदम लिक्विड, बालों में लगाते हो आप हेयर जेल वैसी। और इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्रोमेटिन तंतु पाए जाती है, केंद्रिका पाई जाती है और न्यूक्लियो प्रोटीन के कण पाए जाते हैं जो कि किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम और लिपिड्स के बने होते हैं। तो ऐसे कण भी इसके अंदर पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो केंद्रक द्रव्य के अंदर पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे केंद्रिका और फिर केंद्रक जालक देखेंगे। तो लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं केंद्रक जालक। यानी ये जो जीव द्रव्य आपको सॉरी केंद्रक द्रव्य जो दिख रहा था उसके अंदर आपको ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है उसे हम क्रोमेटिन तंतु या केंद्रक जालक के नाम से जानते हैं। तो कुंडली धागे की समान संरचना क्रोमेटिन तंतु कहलाती है। जब भी कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवाइड होती है या सेल दो हिस्सों में बंटती है, तो ये धागा बहुत अधिक संघनित होकर किस संरचना का निर्माण करता है? गुणसूत्र का निर्माण करता है। गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगी छोटा सा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी कोशिका विभाजन होगा तो ये जो धागे जैसी संरचना ये बहुत ज्यादा इस तरह से कुंडलित होकर क्या बना लेगी? गुणसूत्र बना लेगी। प्लस इस धागे जैसी समान संरचना पे छोटे छोटे गोलाकार संरचना बटन जैसी दिखती है, इसे क्रोमेटिन कण के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया? फिर उसके बाद देखो, ये क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन क्षारीय अभिरंजक से, मतलब कोई भी कोशिका होती है बेटा, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखना होता है तो उसको क्या किया जाता है? पर्टिकुलर एक कलर से क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है। आप भी स्लाइड बनाना सीखेंगे 11th के अंदर तो आप भी देखेंगे कि कैसे स्लाइड्स बनाई जाती है, राइट। तो जब भी कोई कोशिका होती है उसके अंदर जो सेल होती है ना, जैसे कि आप एग्जांपल लो, मेरी ये जो हाथ के अंदर, हथेली के अंदर जो लाइनें हैं,
जो रेखाएं हैं वो आपको साफ नहीं दिखेगी, लेकिन अगर मैं इसी हाथ को नीली डाई के अंदर या नील के अंदर डाल दूं तो आपको शायद ये रेखाएं क्या होने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी, है ना। तो सेम वही चीज होती है कि कुछ अम्लीय प्रकृति की और क्षारीय प्रकृति के अभिरंजक बनाए जाते हैं, जिनको अगर कोशिका के ऊपर डाल के और फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है ना, अभिरंजित करके फिर देखा जाता है, तो वो कोशिका की जो संरचना है वो बहुत क्लियर नजर आती है ना। तो जब भी अगर इस यू क्रोमेटिन को अच्छे से देखना हो तो हम कौन सी प्रकृति के अभिरंजक को लेंगे, क्षारीय अभिरंजक को, मतलब जिसकी प्रकृति, जिसका पीएच क्या हो, 7 से अधिक हो। आ रही बात समझ में, तो वैसे लेंगे तो अभिरंजित करने पर ये यू क्रोमेटिन जो है वो हल्के रंग के दिखाए जाते हैं, एकदम डार्क सी स्ट्रक्चर नहीं दिखती है। फिर है इनके अंदर इस जो, क्योंकि ये धागे जैसी संरचना बनी हुई किससे, डीएनए से, मैंने अभी बताया। तो जो डीएनए से बनी हुई होती है संरचना, इसके अंदर डीएनए की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। फिर ये अनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं, इसके द्वारा प्रतिकृति यानी डीएनए की कॉपी बनाना यानी प्रतिकृतिकरण और इस तरीके की जो क्रियाएं होती है वो की जाती है। और ये जो प्रतिकृति मतलब एक डीएनए से क्या हो गया, 2 डीएनए बन गए, इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। अब ये एक डीएनए जो है वो किस में जा सकता है, बच्चों में जा सकता है ना, नई कोशिका के अंदर जा सकता है। तो इसीलिए ये अनुवांशिक रूप से सक्रिय होती है। दूसरा प्रकार होता है हेटेरोक्रोमेटिन, ये अभिरंजित करने पर गाढ़ा अभिरंजित होता है, मतलब दोनों अलग अलग स्लाइड्स हैं, एक पे यू क्रोमेटिन है, एक हेटेरोक्रोमेटिन है। अगर हेटेरोक्रोमेटिन होगा तो वो आपको एकदम गाढ़ा कलर का दिखेगा, है ना, मतलब डार्क कलर दिखेगा कंपैरिजन टू यू क्रोमेटिन। इसमें डीएनए कम होता है, ये अनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है, मतलब इसका कोई रोल नहीं होता अनुवांशिकता में, यानी गुणसूत्रों लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने पर। लेकिन ये कोशिका की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अभी समझा चुकी हूँ मैं उपापचय क्रियाएं क्या होती है ना। न्यूक्लिक एसिड जो होता है यानी डीएनए और आरएनए जो होता है, उनके निर्माण के लिए जो आवश्यक कंटेंट होते हैं, जो आवश्यक मटेरियल होता है, रिक्वायर्ड मटेरियल है, उसका निर्माण करने में ये क्या करता है, सहायता करता है। तो ये डिफरेंस हो गया आपके यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। अब ये आती है आपकी केंद्रक, इस केंद्रिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो केंद्रक के अंदर केंद्रिक है, ये चीज समझना। तो हम केंद्रिक की संरचना पढ़ेंगे, केंद्रक अभी हम लोग देख रहे थे, उसमें एक डार्क स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि केंद्रिक कहलाती है। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग जो देखते हैं वो होती है हमारी न्यूक्लियोलस या केंद्रिक कहा जाता है ना। तो खोज इसकी किसने की थी, फोंटाना ने की थी। ठीक है, इसे राइबोसोम का कारखाना भी कहा जाता है। राइबोसोम किससे बना होता है बेटा, आरएनए से बना होता है। तो जो राइबोसोम को निर्मित करने वाला आरएनए है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, इस केंद्रिक के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए राइबोसोम का कारखाना कहा जाता है। इसका जो नामकरण था केंद्रिक, वो किसने किया, बॉमन के द्वारा किया गया। नीट में आने वाले ये क्वेश्चन से ध्यान रखना, छोटे छोटे। फिर है संरचना इसकी, अगर हम देखते हैं तो देखो पहला है इसका रेशेदार भाग। ठीक है, ये जो इसके बीचों बीच आपको यहाँ पर अंदर की ओर मिलेगा, ये रेशे रेशे, ठीक है, धागे जैसे स्ट्रक्चर, इसे रेशेदार भाग कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियो ने जो तंतु जिससे ये रेशा है, रेशा मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर से बनेगा, तो जो तंतुओं से बनता है उन तंतुओं को न्यूक्लियोनेमा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है कि जो हमारी केंद्रिक होता है उसका पहला भाग होता है रेशेदार भाग, जिसे केंद्रीय भाग माना जाता है, मतलब केंद्रीय भाग माना जाता है केंद्रिक का। और जो जिन तंतुओं से बनता है उन्हें न्यूक्लियोनेमा कहते हैं, और ये न्यूक्लियोनेमा डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। समझ आया। सेकंड पार्ट आता है इसके दानेदार या कणिकामय भाग होता है। ये छोटे छोटे जो कण रूपी स्ट्रक्चर होती है, देखो यहाँ बीच में अगर मैं रेशे बना दूं तो ये बीच का भाग हो गया, फिर ये छोटे 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 दानेदार भाग हो गए। ये जो है वो केंद्रीय भाग का क्या कर सॉरी परिधीय भाग का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और किसका बना होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है उसके बाद मैट्रिक्स या पार्स अमोर्फा पाया जाता है। मैट्रिक्स जो है इसके अंदर पाया जाता है,
यानी ये प्रोटीन युक्त धात्री होती है जिसके द्वारा राइबोसोम का निर्माण करने वाला जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण किया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर तंतु और कण दोनों पाए जाते हैं। मैट्रिक्स ध्यान रखना, पार्स अमोर्फा क्या होता है, जेल जैसी सदस्य संरचना होती है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है और ये राइबोसोम का निर्माण करने वाले प्रोटीन का जो है राइबोसोमल प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। फिर एक क्रोमेटिन भाग डीएनए से बना होता है और दो तरीके का होता है, इंट्रान्यूक्लियोलर और पेरीन्यूक्लियोलर। बीच में होगा इंट्रान्यूक्लियोलर, साइड में होगा पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। ठीक है, तो इस तरीके से केंद्रक की जो संरचना होती है वो इन सब भागों से मिलकर बनी होती है। रेशेदार भाग जो कि केंद्रिक का बीचों बीच वाला हिस्सा बनाता है, इसके चारों ओर कणिकाएं में, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि बीच का जो भाग है, ठीक है, बीच का रेशेदार भाग है, मतलब यहाँ रेशे 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 हैं, इसके चारों ओर दानेदार भाग मिलेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है इनके बीच बीच में जो तरल भरा रहता है वो मैट्रिक्स पार्ट्स अमोर्फा होगा और क्रोमेटिन भाग होते हैं जिसको हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं, एक तो पेरीन्यूक्लियर और एक इंट्रा जो कि बीच में होगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये केंद्रिक की क्या होती है, संरचना होती है। अब केंद्रिक जो है, अभी हम लोगों ने देखा कि एक धागे की समान संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। तो क्रोमेटिन तंतु जिस हिस्से पर केंद्रिक से जुड़े रहते हैं वो भाग कहलाता है नोर, NOR। ठीक है, फिर उसके बाद है कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना और केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक संरचना को लेके जाना। डीएनए से जो भी संरचना होती है वो एमआरएनए के रूप में कोशिका से बाहर जाती है। किस रूप में, एमआरएनए, यहाँ आरएनए है और आरएनए का निर्माण यहाँ कौन कर रहा है, केंद्रिक। ठीक है, तो जो डीएनए हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए से जो सूचना होती है उसको कहाँ लेकर जाती है, ये कोशिका द्रव्य में लेकर जाती है। तो ये हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो कंप्लीट होते हैं। अब इनका रासायनिक संगठन देखेंगे हम, एक तो केंद्रक का भी देखेंगे और केंद्रिक का भी रासायनिक संगठन देखेंगे। देखो रासायनिक संगठन हम देखते हैं, पहले केंद्रिका का देखते हैं। तो मालूम है, समझ में आ गया, ये केंद्रक है और इसमें ये डार्क स्ट्रक्चर केंद्रिका। जो केंद्रिका में प्रोटीन 85%, आरएनए 10% और डीएनए होता है 5%। फिर ये जो केंद्रक है हमारा, इस केंद्रक के ये जो द्रव्य है जिसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, तो केंद्रक द्रव्य का रासायनिक संगठन है, या हम कहे केंद्रक का रासायनिक संगठन। तो इसके अंदर डीएनए होता है 9 to 12%, प्रोटीन पाए जाते हैं और प्रोटीन तीन प्रकृति के होते हैं, क्षारीय, अम्लीय और न्यूट्रल। ना अम्लीय और ना क्षारीय, उसे न्यूट्रल कहेंगे, है ना। तो क्षारीय प्रकृति के प्रोटीन 50% होते हैं, अम्लीय और न्यूट्रल जो होते हैं वो 65% होते हैं। आरएनए 5%, वसा 3% और खनिज कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम ये पाए जाते हैं और फास्फोरस भी होता है जो कि आरएनए और डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया रासायनिक संगठन किसका, केंद्रक का, और ये केंद्रिका का। अब लास्ट हम देख लेते हैं केंद्रक के कार्य। तो अब नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो काम है हमारे केंद्रक के। तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है ये, ठीक है, यानी कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती है वो किसके नियंत्रण में होती है, केंद्रक के नियंत्रण में होती है। जैसे हमारे शरीर के मस्तिष्क के अंदर नियंत्रण की पावर होती है, वैसे अनुवांशिकी का केंद्र, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए से ही क्या बनते हैं, गुणसूत्र, तो अनुवांशिकी का केंद्र है। अनुवांशिकी, क्योंकि डीएनए और जो गुणसूत्र है वो केंद्र के अंदर होते हैं, तो सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करेगा, अनुवांशिक सूचनाएं, यानी वो सूचनाएं जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है वो भी कौन लेके जा रहा है, केंद्र की लेके जा रहा है। ठीक है, फिर है इसको हमने कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइबोसोम के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है उनका संचालन और उनका नियंत्रण किसके पास है, केंद्रक के पास है। फिर है राइबोसोम का जनन करना। राइबोसोम अभी मैंने बताया था कि आरआरएनए से बना होता है और आरआरएनए का निर्माण कौन करता है, केंद्रिका करती है, जो कि किसका भाग है, केंद्रक का भाग है ना, और प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए की कॉपी बनाना, ये सब किस में होता है, केंद्रक के अंदर होता है। तो ये हमारे केंद्रक के फंक्शन हो गए।